तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ो किंग वापस आ चुका था और उधर हमें मैट्रियार्च प्लमडार्क को दिखाया जाता है, जो कि जस्ट वापस लौटी थी। तभी प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उनसे फिर से वही बात करते हैं डाओ पार्टनर बनने के लिए, बट वो मना कर देती हैं। इस दौरान वो ज़ो किंग को लेकर भी पूछते हैं कि ठीक है, उस बंदे के हार्ट में लाइट है, लेकिन क्या फ़ायदा? मतलब वो लेट हो चुका है, जब तक वो स्पिरिट टॉप लेवल पे पहुँचेगा तब तक तुम्हारी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी रहेगी। इस दौरान मतलब प्लम डार्क कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनको ज़ू किंग से कहीं न कहीं एक उम्मीद थी। अब आगे ज़ू अभी जस्ट अपने बर्थ में लौटा ही था, तभी तक कैप्टन का मैसेज आ जाता है, कैसा रहा तुम्हारा डेट? क्यों ना तुम इमॉर्टल हॉट स्प्रिंग आ जाओ, फिर यहीं पर मस्त बैठ के बात करते। फिर मैं तुम्हें टिप्स भी कुछ दे सकता हूँ अगली बार तुम्हें क्या करना है। ज़ू किंग मना कर देता है, लेकिन इस दौरान कैप्टन बोलता है कि मास्टर भी यहीं पर है। और होता भी वही है। ज़ू पहले सोचता है कि नहीं जाएगा, लेकिन अब मास्टर की बात थी तो पहुँच जाता है, जहाँ पर कैप्टन और मास्टर दोनों बैठे हुए थे एक प्राइवेट पूल में। मास्टर सेवन ऐसा थोड़ा गला साफ करते हैं और कैप्टन की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं मैं मेडिटेशन के बीच में था, इसकी वजह से, इस भिखारी की वजह से मुझे आना पड़ा। कैप्टन एक्टिंग करता है कि मैं कब बोला, लेकिन मास्टर सेवंथ लुक दे तो वो शांत हो जाता है। फिर कैप्टन पूछने लगते हैं क्या हुआ, फिर उसको मार के मोटल प्लम डार्क के साथ कहते हैं चीजें कहाँ तक आगे बढ़ी। मास्टर सेवन थोड़े बोर हो रहे थे, जो मास्टर की तरफ देखता और बोलता है कि प्लम डार्क ने मुझे फ्लूट बजाना सिखाया। मास्टर सेवन के कान एकदम खड़े हो जाते हैं और कैप्टन फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और बताता है अपना बुरी बात की फिर वो एक ओल्ड फ्रेंड के कब्र पे गई थी, कुछ भी नहीं छिपाता। कैप्टन पूछता है इतना ही बस, मतलब कैप्टन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर जो बोलता है हाँ, वापस आते हुए उन्होंने मुझे एक फ्लूट भी गिफ्ट किया। कैप्टन काफी उत्सुक हो जाता है, कैसा है फ्लूट, दिखाओ तो। सो बोलता हाँ, उसका नाम शायद विलो फ्लूट है। मास्टर सेवन कहते हैं विलो मून स्पिरिट चार्म फ्लूट। जो को तो पता नहीं था, वो निकाल के दिखा देता है। मास्टर सेवन चौंक जाते हैं और उसके बाद कैप्टन की तरफ देख कर कहते हैं कि अगली बार मैं अगर कल्टीवेशन में रहा और तुमने डिस्टर्ब किया मुझे, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। कैप्टन का ये था कि ओल्ड मैन आप मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपको तो जू पर गुस्सा करना चाहिए। और मास्टर सेवन भी कहते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर वो जू से कहते हैं फोर्थ सिबलिंग, अब तुम 4 फिल्म लेवल पे हो, कुछ और चीजें हैं, समय भी सही है, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ। और मास्टर सेवन उसके बाद अपना हाथ ऐसे पीठ के साइड पीछे रख करके निकल लेते हैं। अब कैप्टन का चेहरा नॉर्मल हो चुका था, अपसेट नहीं दिखते, स्माइल कर रहे थे जू की तरफ देख करके कि देखा तुम्हें मैं कैसे ओल्ड मैन से डील करता हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसे करना पड़ता है। जब वो गुस्सा हो ना तो उन्हें ऐसा बताओ कि मेरी कहाँ गलती है, तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और तुम्हें समझ में आ रहा, ओल्ड मैन को फ्लूट का नाम भी पता था, तो मैं 80 से 90% श्योर हूँ कि बहुत साल पहले उन्होंने ये बांसुरी प्लम डार्क को गिफ्ट की होगी। तो जू बोलता है उन्हें तो याद भी नहीं था प्लम डार्क को कि उन्हें मतलब गिफ्ट किसने दिया ये फ्लूट। और जू को भी लगता कि कैप्टन जैसा बता रहे शायद सही है, तभी तो मास्टर ने वैसा रिएक्ट किया होगा। जू भी मस्त अपना हॉट स्प्रिंग में नहाता है, फिर जाने लगता है। और कैप्टन कहते हैं यार तुम्हारे पास अगर कोई और जेट स्लीप हो 20% ऑफ पे तो मुझे दे सकते हो, उनसे मुझे वीआईपी सर्विस मिल जाती है और तुम ये इसका जुगाड़ कर सकते हो। जो बोलता मैंने आपको एक दिया तो था। कैप्टन बोलते हैं हाँ, मैंने वो जियानवू को दे दिया मेरे को, क्योंकि कुछ काम में उसकी जरूरत है, तो तुमको तो मालूम है वो कैसा है। लेकिन जू को भी पता था, जू की जो वो एक इन्फॉर्मेंट थी ना, जो मतलब सेविका बोल रहे हैं, जो भी जो उसने हायर किया था इन्फॉर्मेशन के लिए, उसने पूरा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया था कि कैप्टन और वो जियानवू कोई तो काम में लगे हुए हैं। मोस्टली इसको पता था वो जो सांप का दांत में ब्लड है उसी के पीछे। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और वो अपना कल्टीवेशन में लग जाता है। इस दौरान 3 दिन और गुजर चुके थे, अब तीसरे दिन की रात थी और अपने बैग में एक फ्लक्चुएशन ये फील करता है, क्योंकि वो जो बीटल्स थे ना, जो जिन्होंने वो इमोर्टलाइज खाया था, वो अब जाग चुके थे और मानो वो भूखे थे और ब्लड उन्हें अपना ये थोड़ा उन्हें पिलाता है। और जब वो ब्लड निकल जाता है तो जू अब उन्हें डिटेक्ट कर पा रहा था, मतलब फील कर पा रहा था, क्योंकि इमोर्टलाइज खाने के बाद ना उनकी ऑरा वो छिपा सकते थे, बड़ी बात ये थी। और टोटल 371 थे और लंबे समय से उन्होंने पॉइजन नहीं खाया था, क्योंकि तो गहरी निद्रा में थे। जो अगले दिन जाता है मस्त मेडिसिनल शॉप्स वगैरह से अच्छे खासे खर्चे करके, ये भाई को तो अब 80 लाख स्पिरिचुअल स्टोन हर साल मिलते थे डाओ स्टूडेंट या जो भी डाओ चाइल्ड बनने की वजह से, तो ये उन कामों में लग जाता, अच्छे जहर बनाता ताकि बीटल्स को खिला सके। 7 दिन और गुजर जाते हैं, तो इमोर्टलाइज की वजह से ना उनका जो नेचर था ना जहर खाने का, वो और बढ़ चुका था। और जू के हिसाब से अगर अब ये बीटल्स इनमें से एक भी ना, अगर एक सिंगल हेवनली पैलेस वाले बंदे को काट ले भाई, मतलब गोल्ड कोर में जो होते हैं, तो वो तुरंत मर जाएंगे। और तो उसके बाद उसका जो टैबू पॉइजन पिल था, क्योंकि वो समय के साथ गल चुका था आपको पता है, तो उस पर भी काम करते रहता है, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा तभी तो ये फ्यूचर में यूज़ कर पाएगा। और इन बीटल्स ने भी वो टैबू पॉइजन पिल खाया था, तो उनकी बॉडी में अभी भी होता। अब जो अगले दिन फिर से मतलब शॉपिंग करने जाता है, जहरीले पौधे नहीं खरीदता है, लिविंग बीस्ट वगैरह खरीदता है, यानी जिंदा जानवर। और उसके एक्सपेरिमेंट में इस दौरान धीरे धीरे 1 महीने गुजर जाते हैं। शुरुआत किया था इसने 300 बीटल्स के आसपास, 371 थे राइट, अब वो बढ़ करके अब 3000 हो चुके थे।
इस दौरान इसको मास्टर सेवन का मैसेज भी आता है। अब वो बोलते हैं मैंने ऑब्जर्व किया तुम बहुत सारे जहरीले पौधे वगैरह बीस्ट वगैरह खरीद रहे हो, मतलब कुछ तुम जहर से रिलेटेड काम कर रहे हो। चीजें अच्छी चल रही हैं, अगर समय हो तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ गोल्ड कोर टेक्निक सिखाने, और मैं एक फिशिंग ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा मछली मारना शौकिया जो बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास 2 लाइफ लाइन, तो कुछ लोग पीछे तो है ही बुरी नज़र के साथ, तो इसी दौरान जब तुम बाहर जाओगे तो शायद वो तुम्हारे पीछे आए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो फ्यूचर तुम्हारा और सही हो जाएगा। और ज़ू भी रिस्पॉन्ड कर देता है कि हाँ वो तैयार है। तो फिलहाल हमें ना जो ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर जो पूरा एरिया था बड़ा, इससे काफ़ी दूर में इसके काफ़ी अंत छोर पे जो माउंटेन्स है ना सुप्रीम माउंटेन्स वाले, उसके आसपास एक बर्फीला जगह है, उसे दिखाया जाता है। और वहाँ पर लोगों के ना मतलब समझ लो कि है ही नहीं, साइड साइड में रह लेते हैं, सेंटर में तो कोई रह नहीं सकता, इतना ज़्यादा ठंड है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा पिलर है, लगभग 3000 मीटर तो चौड़ा है, इस पर बहुत सारे मैजिकल सिंबल्स टोटम्स वगैरह देखे जा सकते हैं। पिलर में मानो ना एक व्हील ऑफ बैटल का पावर है, और इसे कहा जाता है सुप्रीम बिगिनिंग नीदर फ्लाइट पिलर। और यहाँ पर बहुत सारे तंबू वंबू गड़े हुए थे, जहाँ पर देखो नॉर्मल लोग तो रह नहीं सकते, तो कल्टीवेटर्स आते रहते हैं कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप कल्टीवेट करते हो मैजिकल सिंबल्स के और अगर थोड़ी भी आपको मिल गई तो कल्टीवेशन बढ़ता है। अब दूसरी बात ये थी कि ये जो जगह था ना, ये स्वॉर्ड से इसका हेडक्वार्टर भी था, और इस पिलर के ऊपर उनका हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर भाई तलवारों से बना था। तो फिलहाल ये जो स्वॉर्ड से इसका कोर्ट था ना दरबार ऊपर में, वहां पर मीटिंग चल रहा था और 9 कल्टीवेटर मौजूद थे। सभी ने सफेद कपड़े पहने थे, पावरफुल फ्लक्चुएशन उनकी बॉडी से फील किया जा सकता था। ये ऐसे लोग थे भाई जो सेक्ट से बहुत ऊपर होते हैं, किसी भी सेक्ट का किस्मत डिसाइड कर सकते हैं। इवन जैसे पावरफुल जैसे सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी है ना, उन्हें भी इन लोगों की बात सुननी पड़ती है और कोऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग पार्ट हैं 5 ग्रेटर सेलेस्टियल डिवीजन ऑफ ह्यूमन काइंड के। और ये जो 9 लोग हैं इन्हें एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर वाले एरिया में भेजा गया है, या यहाँ पर उनकी ड्यूटी है बेसिकली, क्योंकि ये एंशिएंट टेम्परर डार्क सेरेनिटी से रिलेटेड माने जाते हैं। अब उन्होंने कोई रूल बनाया था तो उस हिसाब से स्वॉर्ड से कल्टीवेशन के थ्रू ऊपर जाते हैं। इधर इस दौरान इनका डिस्कशन चल रहा था कि हमें 2 मैटर डिस्कस करना। पहला कि हमारा अब रिक्रूटमेंट का टाइम आ रहा है, यानी नए बच्चों को लेने का, क्योंकि सी सीलिंग काउंटी जो है ना, वहाँ का जो स्वॉर्ड सेज पहले थे उन्होंने ऑर्डर्स भेजे हैं, क्योंकि बहुत सारे अब चोजन कल्टीवेटर्स पैदा हो रहे हैं, क्योंकि खतरा भी है और लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। और हमें आपको पता है स्वॉर्ड सेज में टॉप का भी टॉप चाहिए रहता है, कि हमारे सुपीरियर अग्री हो गए हैं कि ये जो पिलर है उसकी ऑरा बढ़ाने के लिए, क्योंकि घोस्ट एम्परर जो है ना इटर्नल मिलेनियम के, वो जागने लगे। घोस्ट एम्परर या जो भी है उनके 3 स्पिरिचुअल सोल्स हैं और 7 फिजिकल सोल्स हैं, और उनके जो 3 हैं वही है ना जो 3 स्पिरिट्स टाओ सप्रेसिंग माउंटेन वाले। घोस्ट एम्परर जाग रहे हैं तो इनका भी कल्टीवेशन बढ़ रहा है, और जब वो जागेंगे तो ये 7 फिजिकल सोल और 3 स्पिरिचुअल सोल मर्ज जाएंगे उनके साथ। तो हमें ऐसा न हो उसके लिए एक स्पिरिचुअल सोल को तो पकड़ना पड़ेगा और उसे यहाँ पर बंदी बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल सुबह का समय रहता है, ज़ू अपने धर्मस को भी थोड़ा बदल देता है डिज़ाइन वगैरह, मतलब बाहर से और निकल लेता है। बढ़ता किधर है, वो जो प्रोफाउंडिटी रिवर था उस तरफ, और वहाँ से होते हुए जो सुप्रीम माउंटेन्स थे उनकी तरफ निकल जाता है। मतलब एक तरह से सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी की तरफ पड़ रहा था। और नाव के डेक पर डिंगजो भी थी, वो बोल रही थी बिग ब्रोज ओके, सेक्ट से बाहर मैं पहली बार जा रही हूँ, तो अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो आप मुझे तुरंत बता देना। और 20 से 30 स्पिरिचुअल नोट्स ये जू किंग को देती। जू ले लेता, अब क्या ही करेगा उसकी तरफ से। बंदे ने वॉयलेट कलर का जो डाउर वो था वो पहना था, दिखने में काफी सुंदर थी, प्लम डॉग के लेवल की नहीं बट भाई सुंदर तो थी। मास्टर 7 इनके साथ नहीं थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अगर मास्टर 7 साथ में रहते तो जू के दुश्मन तो नहीं आएंगे, इसलिए वो बस फॉलो कर रहे थे सीक्रेटली, तभी तो आप मछली को पकड़ पाओगे। और इवन डिंगजू की आंटी ने यानी कि मास्टर 7 की वाइफ ने एक मिशन इनके लिए बना दिया था कि इनको आसपास के छोटे कंट्रीज को इंस्पेक्शन के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो ग्रोइश फिनोमेना देखा गया है, थोड़ा हॉरर वाला बोल लो या एविल ऑरा वाला। और दूसरा रीज़न ये भी था कि चाहते थे मास्टर 7 की डिंगजो भी थोड़ा एक्सपीरियंस करे, क्योंकि दुनिया काफ़ी खतरनाक है और बंदी अभी फाउंडेशन लेवल में जस्ट पहुंची है, और ट्रेनिंग के थ्रू इसका भी दिमाग भी ज़्यादा खुलेगा और कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। बड़ी बात ये था कि यहाँ पर इस बार जाओ जोंगहेंग नहीं था, और वो बात कर रहा था कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर तो साउथ फेनिक्स से बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ का जो लैंड है, तो वो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और नाव पर आप कुछ टच मत करिएगा क्योंकि सब तरफ जहर है। और फिर उसके बाद कल्टीवेशन में लग जाता है। जो ने इवन अपनी ऑरा हो या फेस हो ना, सबको डिस्गाइज कर लिया था, बदल दिया था, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बंदा छुप छाप के जा रहा है। डिंग्स इस तरह काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो अपनी आंटी से बार बार बोल रही थी कि मुझे जाना है, ट्रिप पे जाना है, और जू को डिस्टर्ब नहीं करती, आसपास देखती थी, फिर कल्टीवेशन करती थी। इस दौरान 3 दिन गुजर जाते। ज़्यादातर टाइम शांति ही रहती है जू के नाव पर, क्योंकि जू कल्टीवेशन में रहता था और डिंग्स उसे देखते रहती थी। और जब जागता था कल्टीवेशन से तो ये बंदी कुछ मेडिसिनल पिल्स वगैरह निकाल के सवाल पूछते रहती थी, और बदले में स्पिरिचुअल नोट्स देती रहती थी।
और बंदी बहुत ध्यान से भी सुनती थी। डिंगज़ू को बात कैसे करना ना मीठा, उसको आता था क्योंकि उसकी आंटी ने उसे सिखाया था। इस दौरान 7 दिन और गुज़र जाते हैं। जिस मौसम को मानो डिंगज़ू वेट कर रही थी, वो आ जाता है। आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगती और बारिश होने लगती। जभी भी बिजली कड़कती थी, ये बंदी डर जाती थी। ज़ू उसकी तरफ देखती। वो बताना शुरू करती कि मेरे मम्मी-पापा तो मेरे साथ कभी रहे नहीं, तो रात में अगर ऐसा बिजली-विजली कड़कती है ना, तो मुझे डर लगता है। मुझे मालूम है मैं कल्टीवेटर हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। और रेनी नाइट्स जो होती है, बारिश वाले दिन बहुत ठंडी भी होती है। लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं हैंडल कर लूँगी। आप अपने कल्टीवेशन पे काम करते रहिए। डिंग्स एकदम प्यार से बात कर रही थी। अब जो थोड़ी देर सोचता है और एक अल्कोहल वाला डब्बा इन्हें दे देता है और बंदी चौंक जाती है। जो बोलता इसको पी लो, थोड़ा बॉडी गर्म रहेगा। डिंग्स को लगता है यार ये बंदा सही में, तो ये खांसने लगती है थोड़ा पीने के बाद। और उसको इस तरह एक पिल निकाल के ऐसे देता है कि ये खांसी को सप्रेस कर देगा। फिर से बिजली कड़कती है और थोड़ी काँप जाती है। जू का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। उसे बारिश की एक दिन और याद आती है, बहुत 1 महीने पहले की बात है। उसे याद आता है कि बारिश हो रही थी और इसी नाव पर एक लेडी वो रेलिंग पर बैठी हुई थी। तो फिलहाल ये वो विलो फ्लूट निकालता और बजाना शुरू करता। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो तबला बज रहा और ये अपनी बांसुरी बजा रहा था साथ में। तो अलग ही वो रिदम में चल रहा था। वही गाना स्पिरिट ऑफ सियांगू, जिसमें ज़ू की फीलिंग्स और विचार मानो मिक्स थे। टिंगज़ू एकदम अचंभित हो जाती, यार ये बंदा। फाइनली बांसुरी बजाना ये बंद करता और बारिश भी रुक जाती। और ये पूछती भी है कि बिग ब्रो ज़ोकिंग ये गाने का क्या नाम? ज़ू जवाब नहीं देता। सामने एक छोटे से कंट्री को की तरफ देख रहा था, जहाँ इनको जाना था। जगह का नाम था, इस देश का नाम था थिंकिंग ऑफ आइज़। ये स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन अब क्योंकि 7 ब्लड आइज़ आ चुके थे, तो चीज़ें बदलने वाली थी। क्योंकि बहुत समय पहले ना यहाँ के जिन्होंने ये कंट्री बसाया था, यहाँ के वो जो फाउंडिंग एल्डर थे या जो भी थे, वो 7 ब्लड आइज़ में कभी एल्डर हुआ करते थे और फिर समय के साथ वो निपट भी चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। तो इसलिए 7 ब्लड आइज़ इस कंट्री से जो भी कुछ चीज़ें हैं, उनमें इंटरेस्टेड रहता है। इसीलिए ये मिशन भी ज़ू को असाइन कर दिया जाता। तो फिलहाल सुबह का टाइम था और यहाँ पर लोग अपना काम-वाम कर रहे थे मस्ती में। और जो यहाँ पर वो एल्डर हुआ करते थे 7 ब्लड आइज़ के, उन्होंने फॉर्मेशन भी बनाया था। अचानक से ये फॉर्मेशन जो था फ्लक्चुएट करने लगता है, क्योंकि इवन गोल्ड कोर कल्टीवेटर यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता है। और लेकिन देखो क्या हो गया था कि समय के साथ ये जो फॉर्मेशन था वो कमज़ोर पड़ गया था। उसमें प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो कोई भी अब अंदर आ जाता था। कोई भी इन द सेंस ये जो ग्रूव्स होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती, बस सोल होती है। तो ज़ू को पूरा डिटेल्स पता था। तो क्या हुआ था कि 20 दिन पहले यहाँ पर 99 लोगों का किसी ने मर्डर कर दिया था। और वो जिनका मर्डर किया था ना, वो लाशें एकदम वॉकिंग डेड बन करके चलना भी शुरू कर देती। तो सेक्ट ने 7 ब्लड आइज़ को जब ये पता चला था, तो 6 पिकेट एक डिसाइपल को भेजा था और उसने पकड़ लिया था कि मतलब कौन है जो ये कर रहा है, और उस बंदे को मार भी दिया गया था, वो जो भी था। लेकिन 10 दिन पहले फिर से वही घटना हुई और फिर से उस दुश्मन को पकड़ लिया गया, उस गुनहगार को। और जिस बंदे को मारा गया था 20 दिन पहले, ये सेम वही बंदा था जो 10 दिन पहले फिर से पकड़ा जाता है और फिर से मारा जाता है। तब जाकर के ये 6 पिकेट के डिसाइपल को समझ में आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई गुरु है। पूरा मैटर वो सेक्ट को बता देता है कि बैकअप चाहिए होगा। और अब फिर से वो 10 दिन और बीत चुके थे, तो उसको ये भी समझ में आ गया था कि हर 10-10 दिन पे ये कांड हो रहा है। और 10वें दिन ही ज़ूकिंग वगैरह पहुँचते हैं। तो पहुँचने के बाद ज़ू बताता भी नहीं है 6 पिक के डिसाइपल को या इस कंट्री का जो किंग था। जो बॉर्डर एरिया था ना, उससे दूरी पर ही अपने धर्मस्किप को रख देता है, मतलब अपने पॉकेट में रख लेता है और डिंगज़ो के साथ आगे निकलता है और घूमते-फिरते फिर कैपिटल सिटी में पहुँचता है। यहाँ पर नॉर्मल इंसान रहते थे, लेकिन स्पेल फॉर्मेशन की वजह से करप्शन फिर भी बहुत कम था, तो अच्छे दिखते थे। हँसते, खुश, मतलब काफ़ी एक खुशी का माहौल था। डिंगज़ू पहली बार किसी इंसानी देश में आई थी। पढ़ा था इसने किताबों में, लेकिन देखना अलग चीज़ होता है। और ज़ू ने इस दौरान ना एक लो लेवल का इनविजिबल टैलिस्मैन यूज़ किया। तो कोई भी फाउंडेशन लेवल के नीचे होगा ना, तो इसको देख भी नहीं पाएगा। इस दौरान 2 घंटे गुज़र जाते। ज़ू जो था चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। एक बड़े से राजमहल बोल लो या मैंशन बोल लो, वहाँ पर ही रुकता है। अपने परछाई की तरफ देखता, क्योंकि इसे इशारा कर रहा था कि अंदर में कोई तो गुरु है। बाकी के लोगों के लिए मिशन कठिन था, लेकिन ज़ू के लिए आसान क्यों था? क्योंकि इसके पास एक परछाई था। तुरंत ही अंदर जाता है। अंदर जाता ना, एक हवा का झोंका चलता है जिसमें एक अलग ही सिनिस्टर ऑरा थी। ज़ू को कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, इसकी परछाई आगे बढ़ती और वो जो हवा थी उसको निगल जाती और चबाने लगती। ज़ू फिर भी वहीं खड़े रहता है, वेट करता है। और इसका परछाई बताता है कि एक और शैडो है, एक और गुरु है, मतलब इस कंट्री में। ज़ू बोलता है क्या हम गुरुकुलम से फिर से डील कर रहे हैं? मतलब जो अपनी बॉडीज़ को, अपने सोल को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिंगज़ो को लेकर ये फिर से आगे बढ़ता है, जहाँ पर अगला वो गुरु हो सकता है। शैडो उसको भी डिवोर कर जाता है। शैडो कुछ तो बताता है टूटे-फूटे शब्दों में। इस दौरान पैट्रियार्च बाहर निकलता है कि माय लॉर्ड, ये हमारा जो लिटिल शैडो है, वो ये कह रहा है कि इसका फ्लेवर अलग था। ये 2 अलग-अलग गुरुज़ थे। ये गुरुकुलम से अलग है। हम किसी और चीज़ से डील कर रहे हैं। एक ऐसा मैजिकल ट्रेजर या कुछ जो कि गुरुज़ जैसे ही ऑरा बनाता है।
तो जो शैडो था ना वो फिर से कुछ बताता है और ज़ू समझ जाता है कि वो बोल रहा है वेट करने को और वो सिचुएशन को हैंडल करने को और अपने लिए कुछ क्रेडिट कमाएगा कि ज़ू की नज़रों में। तो ज़ू भी मान जाता है। अब पैट्रियार्च को लगता है यार और वो बोलता है माय लॉर्ड अभी शैडो काफ़ी यंग है और बच्चा है, तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए ताकि मैं नज़र रख सकूँ चीज़ों पर। तो ज़ू मान जाता है। तो पैट्रियार्च जो था ना सरिया को लेकर के क्योंकि सरिया में रहता है तो वो उड़ने लगता है और शैडो भी आगे बढ़ता है और ज़ू किसी छत पे बैठ के क्रॉस लेग वेट करने लगता है। अब डिंगज़ू तो उसके शैडो को देख नहीं सकती और सरिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आराम से 2 फ्लेम लेवल पे तो था। तो उससे भी नहीं देख पाती जितना फ़ास्ट वो मूव करता है। इस दौरान वो कुछ पेस्ट्री के बॉक्स निकालती है, बताती है कि उसने खुद बनाया है। आंटी के लिए भी, अंकल के लिए भी, ग्रैंडपा वगैरह के लिए भी अगर आप खाना चाहते हो। और ज़ू तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छा बनाया आपने। और वो पूछती है कि हम वो ग्रू को कब पकड़ने वाले हैं? क्योंकि आज वो फिर से कुछ लोगों को मारेगा। ज़ू जवाब देता है कि वो पकड़ा जा चुका है। और इसी दौरान ना शहर के एक दूसरे हिस्से में पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि परछाई को फ़ॉलो कर रहे थे। परछाई को पसंद तो नहीं आ रहा था कि पैट्रियार्च उसे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो खुद को छिपा रहा था। और पैट्रियार्च भी बोलते हैं तुम चोमू शैडो, तुम्हें लगता है कि तुम क्रेडिट कमाओगे और मैं ऐसे चुप बैठा हूँ? तुम देखो मैं क्या कारनामे करता हूँ। पैट्रियार्च दिशा बदल देते हैं और ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। कपड़े-वपड़े भी अपने बदल लेते हैं। मतलब एकदम यहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनके जैसे दिखने लगते हैं और भीड़ में मानो गायब से हो जाते हैं। समय गुज़रता है। शैडो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। एक क्रू के बाद दूसरे क्रू को पकड़ते जा रहा था और जिसको भी पकड़ता था उसे निगल जाता था और जिसको भी खाता था ना उसके तुरंत बाद एक दूसरा क्रू प्रकट हो जाता था कहीं और। तो ऐसे चलते रहा तो भाई आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि शाम तक जो लोग मारे जाते हैं ना हर 10 दिन पे वो नहीं हो पाता। अब धीरे-धीरे रात का समय हो जाता है और ऐसे क्रूज़ प्रकट होते जाते हैं। वो तब तक मानो नहीं रुकना चाहते थे तब जब तक ये स्लॉटर मतलब मार ना ले। क्रूज़ होके अभी तक छत के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आँखों में एक सीरियस लुक था। शहर में एक सिनिस्टर ऑरा ये फ़ील कर रहा था। शैडो बहुत बिज़ी था। लेफ्ट राइट इधर-उधर जाके बस क्रूज़ को खा रहा था और जो बोलता लगता है मेरे आने की वज़ह से ये क्रू का जो बिहेवियर है, व्यवहार है उसमें चेंज आया है। डिंगज़ू जो कि इस समय बैठी हुई थी, वो भी थोड़ा नर्वस फ़ील करती है क्योंकि माहौल में कुछ परिवर्तन आ रहा था आस-पास। अचानक से एक ब्लैक लाइट ज़ू के सामने प्रकट होती है। ये वो सरिया था। उसमें से डिवाइन वेल प्रकट होता है और ज़ू को कुछ पता होता है कि माय लॉर्ड मैंने सोर्स ढूँढ लिया है। जैसा कि मुझे पता था हमारा छोटा लिटिल शैडो वो बस खा रहा है। उसको सोर्स अभी तक नहीं मिला और वो सोर्स लेकिन काफ़ी मिस्टीरियस और विचित्र है और उसके लिए हमें ना पीछे से सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपके इस हम्बल सर्वेंट ने इंसानी रूप लिया और इन्वेस्टिगेट किया पूरे शहर। मैंने अपने वेशभूषा को कई बार बदला। तो पूरा इन्फॉर्मेशन फिर मैंने इकट्ठा कर लिया कि 2 साल पहले एक स्किल्ड ट्रैवलर आया था जो फिजिशियन था, डॉक्टर मतलब। उसका ट्रीटमेंट का तरीका बहुत यूनिक था। वो बोलता था कि भाई एक शीशा रख लो अपने कमरे में उसको देखा करो। अब जो पूछता वो कब तक यहाँ पर था और कितने लोगों को उसने ट्रीटमेंट दिया था उस मिरर से। फिर से बोलते हैं पैट्रियार्च की माय लॉर्ड आपके इस सेवक ने बहुत ध्यान से पूरा चेकिंग किया। वो फिजिशियन 3 महीने के लिए था और उस समय तक हमारा सेवन ब्रडाइज कोलिशन को ज्वाइन नहीं किया था। तो किसी को पता नहीं था जो कोलिशन का डिसाइपल से कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इवन नॉर्मल कल्टीवेटर भी ना उस शीशे में देखे तो उसे पता ना चलेगा। हाँ, लेकिन उस जगह आप होते तो चीज़ें अलग होती। आपके साथ रह के मैंने भी बहुत सी चीज़ें सीख ली। तो मुझे फ़ील हुआ कि इसके अंदर स्पिरिट ऑटोमेशन का खेल है। जो इसकी तरफ देखता है। स्पिरिट ऑटोमेशन मतलब जैसे पैट्रियार्च है भी। और फिर पैट्रियार्च बोलता है आप जो कहना चाहते हो मैं समझ गया और मैंने वो मिरर ढूँढा एक घर से। वो असली प्रॉब्लम है। तो वो जो भी फिजिशियन था वो एक एविल कल्टीवेटर था। और मिरर के थ्रू अपने पावर को बढ़ा रहा है। मिरर के पावर को बढ़ा रहा है मतलब उसके स्पिरिट को। तो वो कहीं न कहीं आस-पास ही छिपा होगा। तो अगर हम उसके ट्रेज़र को ले जाना चाहें तो वो पक्का रिएक्ट करेगा। ज़ू बोलता है। बोलने वाला था तभी पैट्रियार्च बोलते हैं कि मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। मैं शहर से बाहर भी गया था। आस-पास जो भी छिपने की जगह हो सकते हैं। जहाँ मैंने बाहर में एक माउंटेन पाया छोटा-सा और वहाँ पर एक मकान टाइप में मतलब छोटा-सा कुछ बना हुआ है जहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखा जा सकता है। वहाँ पर मैंने फ्लक्चुएशन भी फ़ील किया। तो वहाँ पर कल्टीवेटर हो सकता है। लेकिन वो गहरी निद्रा में है मानो। शायद जिस टेक्निक को वो प्रैक्टिस करता है उसकी वज़ह से। इसलिए मैं अंदर नहीं गया। नहीं तो वो जाग जाता। ज़ू काफ़ी खुश होता है। शैडो मेहनत तो कर रहा है। लेकिन उसकी वज़ह से पूरा शहर ना भाई एकदम समझ सकते हो थोड़ा कैओटिक हो गया। और फिर ज़ू बोलता है कि तुमने एक क्रेडिट अर्न किया है पैट्रियार्च को। पैट्रियार्च अब काफ़ी खुश हो जाता है। लंबे समय से उसको मौका नहीं मिल रहा था कुछ क्योंकि हर बार ये शैडो काम करता था। अब ज़ू बोलता है कि चलो मुझे लेकर के। तो सरिया आगे-आगे बढ़ता है और ज़ू फ़ॉलो करता है और डिंगज़ू साथ में थी। उसको पता नहीं था क्या चल रहा है बस क्योंकि डिवाइन विल के थ्रू ज़ू बात करता है अपने पैट्रियार्च से। तो ज़ू पहले वो नोबल मैंशन पहुँचता है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ पर लोग सो रहे थे। मिरर को ढूँढता है और देखते ही समझ जाता है मिरर है तो काफ़ी यूनिक। बिल्कुल करप्शन नहीं था। ज़ू जब देखता है ना तो इसको लगता है इसकी आँखें दर्द कर रही हैं। लाइफ फ्लेम के पावर को यूज़ करता है, अम्ब्रेला के पावर को यूज़ करता है लाइफ फ्लेम के। फिर भी थोड़ा-सा पेन फ़ील करता है सोचो। जबकि 2-2 भाई के पास लाइफ लैम्प है, एक सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक बॉडी को। फिर
4 लाइफ फ्लेम जाग चुके हैं, मिरर को उठा लेता है। जैसे ही ये टच करता है मिरर, मानो इससे छुड़वाने को खुद को देख रहा था और भागने लगता है। अब ज़ू भी इसको फॉलो करता है इंपीरियल क्लास टेक्निक को तैयार करके। ज़ू के पास आपको पता है फिलहाल 7 लाइफ फ्लेम का पावर है, तो मिरर अब क्या ही कर सकता था, ज़ू पकड़ लेता है, तुरंत ही मिरर को सील कर देता है। और जैसे ही ना मिरर को सील करता है, यहाँ पर बहुत तो सैकड़ों घर में ऐसे ही मिरर पड़े हुए थे, सभी फूट जाते हैं और जितने भी क्रूज थे इस शहर में वो गायब हो जाते हैं। और वही जो छोटा सा पहाड़ था शहर के बाहर में, वहां पर एक लाइट चमकती है, हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और उसकी ऑरा रिलीज होती है। गोल्ड कोर लेवल पे था एक हेवनली पैलेस के साथ शहर की तरफ से। कौन है ये बेवकूफ आदमी जिसने मेरे काम के बीच में आया? और जोकिंग यूजर उसी तरफ पड़ जाता, ओल्ड मैन की तरफ देखता, बहुत तेजी से पड़ता और एक मुक्का मारता, सीधा वो आदमी खून फेंकने लगता। वो हैरान हो जाता है जो के स्पीड को और पावर को देख करके। अब पहाड़ ही कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि देखो ज़ू को अगर कोई रोक सकता है ना, तो 2 हेवनली पैलेस वाला बंदा मैच कर सकता है, रोक भी नहीं सकता। और ये तो 1 हेवनली पैलेस वाला था। अब ज़ू के पास 7 फ्लेम बैटल प्रोविस है, वो आपको कमेंट में बताना है कैसे। अब ये ओल्ड मैन क्योंकि खून की उल्टी करता तो भागने को देखता, अपनी एबल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ब्लड कलर का शैडो बना देता, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती। लेकिन तभी ज़ू के पीछे में गोल्डन क्रो प्रकट होता है, ओल्ड मैन की ओर फट जाती कि तुम 8 से कोलिशन के पार्ट हो, तुम ज़ू किंग। क्योंकि गोल्डन क्रो के तो चर्चे सबने सुने थे और उस बैटल के बाद से ज़ू वैसे भी बहुत फेमस हो गया था। लेकिन अब इसके लिए भागना मुश्किल हो गया था। ज़ू इस एक मुक्का मारता, ओल्ड मैन इसे ब्लॉक करता अपने हेवनली पैलेस के थ्रू। पैलेस ही फूट जाता है, उसके अंदर में वो गोल्ड कोर भी दिखता है। गोल्डन क्रो जो था ना, उसे डिफोर कर जाता है उसके ब्लड वगैरह को। अब देखो ये ओल्ड मैन पावरफुल था, गोल्ड कोर लेवल पे था, लेकिन 3 लाइफ फ्लेम बना के गया था गोल्ड कोर लेवल पे, तो अब समझ ही सकते हो ज़ू का पावर। ज़ू का लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है, इसके सोल को वो निकालता है और अपने एक धर्मापर्चर में सील कर देता है। जब ये करता है ना, तो यहाँ पर 7 लोग प्रकट होते हैं, इसलिए ज़ू उस तरफ से, उनके पीछे एक और बंदा प्रकट होता है, उसके 3 हेवनली पैलेसेस। वो बोलता है ज़ू किंग, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब 8 से कोलिशन से बाहर निकलोगे। अब ज़ू को पता नहीं था क्या ये लोग वो जो ओल्ड मैन को इसने मारा है उससे रिलेटेड, कपड़ों से कुछ पता नहीं चलता है, किसी को ये पहचान नहीं पाता है और इतना समझ में आता नहीं ये लोग इस ओल्ड मैन से रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। क्या ये क्लाउड स्वॉर्ड से ने ऐसा किया? हज़रत ज़ू पीछे हटता है, देखो मूव फास्ट करता है, लेकिन वो जो 3 पैलेस लेवल वाला बंदा था भाई, उसकी स्पीड तो अलग होगी। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? इतना तेज मूव करता ना कि ज़ू भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था उसकी स्पीड। सीधा ज़ू के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ही वो अटैक करने वाला था, ज़ू का जो लिमिटलेस ग्राउंड था वो प्रकट होता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। मारता है वो, लेकिन ज़ू के बस मुंह से हल्का सा ब्लड आता है। पावर लेवल का डिफरेंस काफी ज्यादा, तो ज़ू अब भागना शुरू करता है टॉप स्पीड। अब ये 3 कोर कल्टीवेटर वाला भी इसका पीछा नहीं करता, पहले एरिया स्कैन करता है कि कहीं ज़ू के साथ कोई डाउ प्रोटेक्टर तो नहीं है। बाकी लेकिन ज़ू का पीछा कर रहे थे सभी गोल्ड कोर लेवल पे, तो आप समझ ही सकते हो 5 थे ऐसे जिनके पास 1 पैलेस था, एक मतलब बाकी 2 के पास 2 पैलेस था और ये 3 पैलेस वाला तो था ही अकेले, और सभी मिलके ज़ू पर अटैक कर रहे थे। और ज़ू इस दौरान खून के उल्टे करता है, उसका किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है। सभी तगड़े थे भाई, नॉर्मल तो थे नहीं, फिलहाल बस खुद को डिफेंड कर रहा था। ठीक है, उसके पास वो लिमिटलेस क्राउन का प्रोटेक्शन था, लेकिन वो भी अब हिल रहा था इतने सारे अटैक के सामने। इस दौरान वो जो 9 फोल्ड सुनामी अटैक था वो यूज करता, पानी की लहरें सा बना देता है रोकने के लिए। लेकिन तभी ये जो 3 पैलेस गोल्ड कोर कल्टीवेटर था वो आगे बढ़ता, उसकी और अलग ही होली चमक रही और वो कहता है मतलब सही में तुम्हारे पास कोई डाउ प्रोटेक्टर नहीं है। तभी जो चिल्लाता मास्टर मदद करिए, जैसे जो बोलता नहीं इनकी फट जाती है सभी की। तो इस मौके का फायदा उठा करके बहुत तेजी से भागता है, थर्मास्किफ निकालता है और स्पीड को और बढ़ा लेता है गॉडलीनेस की ऑरा यूज करके। 3 पैलेस कल्टीवेटर देखता है कि हाँ आर यू किडिंग मी, लेकिन पीछा नहीं करता। इस दौरान एक हाथ प्रकट होता है इल्यूजनरी एंड बड़ा सा, और ज़ू के थर्मास्किप पर अटैक कर देता है और थर्मास्किप ना को ज़ू भी एक्सप्लोड करवा देता है। थर्मास्किप पूरी तरह से एक्सप्लोड नहीं करता और भागने लगता है ज़ू दोबारा से, हालांकि वो हाथ वाला जो अटैक है वो गायब हो जाता है, जहाँ पर एक डाविस्ट प्रीस्ट के जैसा जो ब्लैक रोब पहन के था वो प्रकट होता है। और भाई ये बंदा भी 3 पैलेस वाला कल्टीवेटर था, बट वो भी ज़ू का पीछा नहीं करता है। इस बार ज़ू भाग रहा था, एक बड़ा सा चेहरा प्रकट होता है जिसके बिल्कुल बाल नहीं थे, आंखें एकदम खूनी लाल थी। ज़ू के थर्मास्किप को ऐसा काटने को देखता है, थर्मास्किप फिर से एक्सप्लोड कर जाती है। ज़ू को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या करता है दूसरे दिशा में भागता है। अब वो अटैक भी काम नहीं करता है। अब तीसरा एक बंदा प्रकट होता है, एक बर्ली मतलब तगड़ा मोटा, उसके रास्ते में प्रकट हो जाता है और ये भी 3 हेवनली पैलेस के पावर को यूज करता है ज़ू को मारने के, और ज़ू के मुंह से खून भी तगड़ा इस बार गिरता है भाई। क्राउन जो डिफेंसेस थे ना वो एकदम वायलेंटली शेक करने लगते हैं, तो भाग तो नहीं पाएगा, उसको ऐसा ही लग रहा था। जो पहला वाला जो 3 पैलेस वाला बंदा था ना वो अब इसका पीछा करता है। अब ज़ू को ये चारों घेर लेते हैं और ये चारों सोचो 3 पैलेस लेवल पे थे और बहुत सारे रोग कल्टीवेटर्स भी निकल के आते हैं। बेसिकली ये सभी लोग ये थिंकिंग ऑफ आइज नेशन जो है ना कंट्री वहाँ छिपे हुए थे। अब ज़ू क्या करता है, एक एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन निकालता है, उसे क्रश कर देता है और यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसे ऐसा देख करके अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते, अचानक से कुछ तो होता है और ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गायब हो जाते हैं, मानो यहाँ पर थे ही नहीं है कभी।
और 1 घंटे के बाद यहाँ पर एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने थे। उनकी आँखों में एक चमक सा आ जाता है। ये बेसिकली ऐसा लग रहा था एक माया सा था, लेकिन अटैक्स रियल थे। फिर ये बंदा बोलता है मतलब ये ज़ोकिंग के पास कोई डाउ प्रोटेक्टर नहीं है, तो ये बंदा अकेले क्यों घूम रहा है इतना मतलब और डिस्गाइज़ करके? अगर मुझे पता नहीं होता कि वो यहाँ पर आ रहा है तो उसकी पोजीशन को लॉक करना मुश्किल होता। फिर ये ओल्ड मैन गायब हो जाता है। फिर ज़ू कहीं दूर में प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद खून की उल्टी करता है और एक वॉइस मैसेज भेजता है सेक्ट में। लेकिन अचानक से इसके नीचे की जो ज़मीन थी वो फटने लगती है। एक बड़ा-सा मुँह जैसा खुलता है जो मानो इसको डिवोर कर रहा हो। ज़ू तुरंत ही आसमान की तरफ उछलता है और भागने लगता है। तो एक बड़ा-सा जायंट निकलता है जो कि 3000 मीटर का था और इस दौरान ज़ू के पीछे में स्पेस ऐसा खुलता है और एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं और 5 हेवनली पैलेस वाले थे। अपनी ऑरा से ज़ू को सप्रेस करने लगते हैं। ज़ू तुरंत एक और एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन निकालता है, उसे क्रश करने जाता है। तभी एक आवाज़ आती है बी सील्ड, मतलब तुम सील हो जाओ। और यहाँ पर गोल्डन स्पेल फॉर्मेशन चमकता है तो ज़ू का टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता और वो यहाँ से निकल नहीं पाता। और देखता है यहाँ पर एक रेड कलर में बंदा बैठा हुआ था फॉर्मेशन के ऊपर में। 5 हेवनली पैलेस थे और इतना प्रेशर आ रहा था ना इसके ऊपर कि इसका लिमिटलेस क्राउन भी ना थोड़ा बहुत फ्लिकर कर रहा था और कुछ बाल जैसे प्रकट होते इसके आसपास और वो इसके डिफेंसेस को तोड़ने लगते, तोड़ भी देते बेसिकली। और वो जो लड़का प्रकट होता है ना वो ग्रीन रोब्ड मैन और सैंड की तरफ देखता है कि सच में इसके पास कोई डाउ प्रोटेक्टर नहीं है। हम लोग को ज़्यादा चौकन्ने नहीं थे और उसके डाउ प्रोटेक्टर होते भी तो क्या फ़र्क पड़ता, हम तो वैसे भी क्लोन फॉर्म है, हम बस अपने क्लोन को खोते और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हमारा मिशन तो अब पूरा हो रहा है और इवन सेमेब्राडाइज फिशिंग वाले मेथड को यूज़ कर रहा है हमें बाहर निकलने के लिए, तो भी हम तैयार हैं। और ये बंदा जो था ना ये ज़ू पर एक ऑरा का इस्तेमाल करता है। पर तभी एक आवाज़ आती है इरिटेटेड कि 3 लोग वो भी क्लोन, ये तो बोरिंग हो गया। मास्टर 7 प्रकट होते हैं अचानक से ज़ू के सामने। जो बाल जैसा रेशा ज़ूकिंग को जकड़ रहा था वो गायब हो जाता है। जायंट की तरफ देखते हैं जिसका चेहरा ही पहले उतर जाता है। तब तक कि वो अटैक कर भी पाता वो एक्सप्लोड कर जाता है। उसके बाद मास्टर 7 वो जो पोक फेस्ड वाला ओल्ड मैन था उसकी तरफ देखते हैं। ओल्ड मैन की भी फटती है और वो भी राख हो जाते हैं। फाइनली वो जो लड़का था उसकी तरफ देखते हैं। वो बंदा थोड़ी देर वाइब्रेट होता है फिर एक्सप्लोड करता है, ऐसा खूनी बारिश ही हो जाती है। बस मास्टर 7 ने देखा था उनकी तरफ और वो निपट गए थे। ज़ू भी नॉर्मल हो जाता है, उसके जख्म भी भर जाते हैं और मास्टर 7 कहते हैं ठीक है क्लोन के रूप में ही है, क्या उन्हें लगता है फ्री में निकल सकते। ये उस तरफ देखते जहाँ पर वो जायंट हैंड प्रकट हुआ था और मानो समय में परिवर्तन होने लगता है और वो हाथ वो जायंट फिर से प्रकट होता है, उसकी भी फट जाती है। जब तक कि वो कुछ बोल पाता मास्टर 7 उसके हाथ को ही काट देते हैं और उस जायंट के आसपास ना एक सिल्क जैसा धागा सा दिखता है जो कि खत्म सा होने लगता है और खून की उल्टी करने लगता है। उसकी बॉडी कोलैप्स करने लगती और समय के गर्भ में समा जाती, मतलब खत्म। तो जहां भी उसका ट्रू बॉडी भी था ना इस क्लोन का वो भी खत्म हो जाता है मास्टर 7 के सीक्रेट मैजिक की वजह से। और ये पावर देख करके ज़ू अचंभित हो जाता है। अब खुद सोचता है देखो अगर क्लोन का जो पावर है बैटल पर पावर वो 5 हेवनली पैलेस का है तो उसका एक्चुअल बॉडी का क्या पावर होगा, आराम से नासेंट सोल लेवल पे होगा। मास्टर 7 ने क्योंकि टाइम को पीछे किया था तो वो पोक फेस वाला जो ओल्ड मैन था वो भी प्रकट होता है और उनके साथ भी वो वही करता है, वो माफी मांगने लगता है मास्टर 7 मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर 7 इसके सोल को ही कलेक्ट कर लेते। ज़ू बोलता है यार मास्टर 7 आप मुझे एक नहीं दे सकते, मैं इसको धर्मा अपर्चर में सील कर देता। मास्टर 7 कहते नहीं तुम्हारा शिकार तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मैं तुम्हें वेपन्स दे सकता हूँ, तुम्हें सिखा सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओल्ड मैन के भी इसको बड़ी सुना है वो थ्रेड बाहर आता है और उसकी भी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद मास्टर 7 अपने से हाथ को लहराते हैं, वो जो बॉय था ना वो भी प्रकट होता है और उसकी भी फट जाती है। वो बस इतना ही बोलता है कि कोई स्पिरिट ट्रूप लेवल पे होकर के ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब ये जो टेक्निक यूज कर रहे थे कि क्लोन के थ्रू उसके ट्रू बॉडी को ट्रेस कर लेना। और वो बोलता है आपका कल्टीवेशन क्या है, भागने को देखता है, लेकिन उसकी भी ट्रू बॉडी को मास्टर 7 कोलैप्स करवा देते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। अब ज़ू को याद आता है यार ऐसे तो मास्टर 7 कुछ देंगे नहीं, तो कैप्टन की बात याद आती है कि मास्टर 7 को कैसे दिल उनका पिघलाया जाता है, ऐसा दिखाना कि मास्टर 7 की गलती है। और बोलता है मास्टर आपको पता है मेरा धर्मा स्किप 2 बार एक्सप्लोड कर चुका है, मैंने 2 बार एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन भी यूज कर लिया है। मास्टर 7 स्माइल करते हैं, एक गहरी स्माइल देते हैं कि अब तुम ऐसा बोल रहे हो तो इसका मुझे मेकअप तो करना पड़ेगा। ये अपने हाथ को लहराते हैं और वो जो लड़का जिसका क्लोन गायब हो रहा है उसमें से एक सोल निकालते हैं, उसको 59 भागों में बांटते हैं और ज़ूकिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। देखो क्योंकि उस बंदे की एक्चुअल बॉडी किस लेवल पे थी आपको पता है, तो गोल्ड कोर लेवल का एक सोल का टुकड़ा जो कि इसके धर्मा अपर्चर में एंटर कर जाता है, तो इसके धर्मा अपर्चर के अंदर जो फ्लेम रहता है ना वो और चमकने लगता है और इस पावर को सप्रेस करना पड़ता है क्योंकि ज़ू का धर्मा अपर्चर आप समझ सकते हो अभी इस लेवल पे यार लाइफ फ्लेम जैसे हम बोलते हैं फाउंडेशन लेवल पे ज़ू ने सप्रेस करके कल्टीवेशन में लग जाता है। मास्टर 7 कहते हैं मुझे नहीं लगा था इनके जैसे लोग आएंगे, बोरिंग काम हो गया। इस दौरान एक धर्मा स्किफ निकालते हैं जो कि ज़ू के धर्मा स्किफ के जैसे ही दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग गॉडलीनेस की औरत थी जिसके ऊपर टिंगसू बैठे हुए थे। बेसिकली क्या हुआ था मास्टर 7 इसको पहले ही वहां से हटा दिए थे जब ज़ू का बैटल शुरू होता उस ओल्ड मैन के साथ। वो बेहोश थी, अभी जस्ट जागी थी और वो बोलती अंकल
देन वो ज़ू को नोटिस करती है जो कि कल्टीवेशन में था। वो पूछना शुरू करती है, अंकल क्या हुआ? कैसे हुआ? लेकिन उसको समझ में आता है यार मैं तो थोड़ा-सा ब्लश करने लगती है क्योंकि ज़ू के बारे में ज़्यादा पूछने लगती है। इसको भी नहीं पता था कि अंकल इसको पूरा टाइम फ़ॉलो कर रहे थे। मतलब ये जो भी कर रही थी वो देख रहे होंगे। लड़की का चेहरा पूरा टमाटर के जैसा लाल हो जाता है। मास्टर 7 जब इसके चेहरे पर देखते हैं तो हँसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देखी तो पूरी चीज़ें थी। लड़की जो थी अपनी मतलब डिंगज़ू ना नाव पे ऐसा पैर पिटने लगती है अंकल और मास्टर 7 बदले में कहते हैं अरे मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अब देखो मास्टर 7 का कोई मेल हेयर तो था नहीं, मतलब कोई उत्तराधिकारी जो पुरुष हो। तो अपनी इस भतीजी को ही ना वो बहुत ऐसा बोल सकते हैं स्पॉइल कर देते हैं। वो ज़ोकिंग को अपनी ऑरा से लपेट करके नाव पे ला लेते हैं, एक सोल पल को प्रकट करके और उसे डेफोर करने जा रहे थे तभी टिंगसू काफ़ी चिंतित होकर ज़ू की तरफ देख रही थी। क्योंकि मास्टर 7 ने क्या किया था ऐसा ज़ोकिंग को ऐसा ऑरा से लपेटा था और ऐसा फेंक दिया था नाव पे। तो मास्टर 7 कहते हैं टिंगसू से अरे वो टफ है, चिंता मत करो। और टिंगसू ऐसा उनके हाथ को पकड़ लेते हैं मास्टर 7 को कि अरे आप भूल क्यों जाते हो कि ज़ोकिंग अभी बहुत यंग है, वो बड़ा हो रहा है। आपको थोड़ा जेंटल होना चाहिए, मतलब वो ज्ञान अपना बाँटने लगती है। इधर ज़ोकिंग तो बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करता, वो तो अपने सोल पावर जो इसको मिला था, उसको स्टेबल करने में लगा हुआ था। फिर वो बोलते हैं छोड़ो यार कि मेरा बड़ा जो डिसाइपल है यानी कि कैप्टन के बारे में सोच रहे थे, उसको कैसा लगता होगा। ये जो सोल पल था वो टिंगसू के फोरहेड पर टच करता है जो कि एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और ये कहते हैं इसके थ्रू तुम कल्टीवेशन में लग जाओ, तुम आराम से वन फ्लेम लेवल पे पहुँच जाओगी। तो बंदी भी अपना कल्टीवेशन में लग जाती है। मास्टर 7 दोनों की तरफ थोड़े समय तक देखते हैं। पूरे एरिया को मानो स्कैन कर रहे थे और फिर नाव आगे बढ़ाते थे। अब इनके जाने के बाद ना यहाँ पर एयर में डिस्टॉर्शन होता है, मतलब स्पेस खुलता है और 2 लोग प्रकट होते हैं और गोल्डन रोब्स में थे और स्वॉर्ड एनर्जी काफ़ी तगड़ी थी। एक्सप्रेशन इनका काफ़ी वियर्ड था कि ये 7 ब्लड आइज के सेक्ट लीडर थे ना, इनके सामने तो हम भी डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हम पर क्यों नहीं अटैक किया? शायद क्योंकि हम पॉल्यूशन के पार्ट हैं। मतलब उन्होंने हमें बस वार्निंग दे करके छोड़ दिया। बेसिकली ये दोनों क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के थे। ऑब्वियसली स्वॉर्ड एनर्जी है तो आप समझ ही सकते हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और समझ तो जाते हैं कि ज़ू वैसे भी ज़ोकिंग जो है काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अब उसको मारना मुश्किल ही हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा कोई ना कोई पक्का उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा पीछे से। तो फिलहाल ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पर एरिया में फिर से डिस्टॉर्शन होता है और कई सारे लोग प्रकट होते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते और निराश थे। ये लोग देखो कोलिशन के पार्ट नहीं थे, ये रोग कल्टीवेटर्स थे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के। इन्हें बस वो इन्फॉर्मेशन मिला था ना कि ज़ोकिंग करके वो बंदा है जिसके पास 2 लाइफ लैंप है और वो इधर आया हुआ है, तो वो सोचे थे कि इस मौके का फ़ायदा उठा करके ज़ोकिंग को निपटा देंगे। लेकिन इन्हें समझ में आ चुका था, तो ये बोलते अच्छा तो ऐसे काम करते हैं 7 ब्लड आइज वाले। उनका बस ये था कि भाई उन्होंने वार्निंग देके अभी छोड़ा है कि जो भी है अब समझ जाओ। और इधर एयर से कोलिशन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी ज़ोकिंग को मार दिया ना भाई तो उसको खतरनाक प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये भी गायब हो जाते हैं, इनको समझ में आ चुका था। समय गुजरता है, इस दौरान 7 दिन और निकल चुके थे और ज़ू 7वें दिन के बाद शाम के टाइम अपनी आँखें खोलता है और जब आँखें खोलता है ना इसके 60 थर्मापर्चर में से अलग लेवल का फायर निकलता है। आधे थर्मापर्चर में अब ये सोल वाली ऑरा मतलब लोग के सोल को मर्ज कर चुका था 120 में से 60 में। फायर का भी कलर चेंज हो गया था, इसकी ऑरा भी बढ़ चुकी थी जो कि लगातार चल रही थी और स्टिगियन फ्लेम के रूप में कन्वर्ट हो रही थी। ऐसी फ्लेम होती है वो जिसमें इमोशंस होते हैं, इमोशंस के थ्रू आप सामने वाले को चला सकते हो। 7 पूछते हैं इस दौरान कि कैसा फील कर रहे हो? ज़ू इन्हें थैंक्स बोलता है। ये बोलते हैं अब से अगर तुम कभी बाहर निकलोगे तो इस जैसा नहीं होगा अभी के जैसा, तुम काफ़ी सेफ रहोगे। अब मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें बाहर लाया था, गोल्ड कोर की जो टेक्निक है। तो ज़ू भी अब सीरियस हो जाता है और मास्टर 7 बोलते हैं अभी वो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो व्याकुल मत होना। 7 इस दौरान टिंगसू की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेशन में थी। ऐसा हाथ लहराते हैं तो लड़की के आसपास एक प्रोटेक्शन वाली ऑरा क्रिएट हो जाती है और धर्मास्कित से बाहर निकलते हैं जहाँ पर ज़ू इन्हें फॉलो करता है। तो दोनों एक जंगल की तरफ पड़ते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सिनिस्टर थी। जंगल के बीच में एक सेक्ट को देखा जा सकता था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटे मोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 7 इस जगह के बारे में बताते हैं कि हेवन स्पिरिट सेक्ट है, कोलिशन का पार्ट तो नहीं है, नॉर्मल एवरेज सेक्ट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ज़्यादा वीक भी नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ यूनिक टेक्निक्स है। ज़ू के चेहरे पर एक उत्सुकता थी क्योंकि सेक्ट का डिफेंसिव फॉर्मेशन भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि मास्टर 7 साथ में थे। इवन कुछ सेक्ट डिसाइपल्स भी इन्हें देखते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। तो मास्टर 7 इसे सीधा ले जा करके जो ये वाले सेक्ट का स्क्रिप्चर पवेलियन था जहाँ पर टेक्निक्स होती हैं वहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर 2 कोर कल्टीवेटर खड़े थे और वो भी इन्हें जाने देते हैं। मास्टर 7 सीधा जो हाई लेवल वाला सेक्शन था जो नॉर्मल डिसाइपल एंटर नहीं कर सकते वहाँ ले जाते हैं और एक जेड स्लिप अपनी ऑरा से निकालते हैं। कई सारे निकालते हैं और देखते रहते हैं कौन सा इसके लिए सही है। जो ध्यान से देख रहा था कुछ बोल नहीं रहा था। तो मास्टर 7 पूछते हैं तुम देख क्यों रहे हो, ऐसा घूर क्यों रहे हो?
ये मैंने पूरे मैजिकल टेक्निक्स बनाए हैं खुद की स्टडी के लिए और एक जेड स्लिप ज़ू भी लेकर के पढ़ने लगा। टॉप फ्लोर पर यहाँ पर ये पढ़ रहे थे। मास्टर 7 तो पढ़ ही रहे थे, ज़ूकिंग और ज़्यादा पढ़ता है। एक ऐसा जेड स्लिप था जिसमें प्लांट और वेजिटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन था। इस दौरान कुछ दिन बीत जाते हैं। मास्टर 7 फाइनल जेड स्लिप को देख लेते हैं और कहते हैं नॉट बैड। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मास्टर 7 की ही टेक्निक थी, वो एक टेक्निक बना रहे थे। लेकिन फिलहाल ये जो हेवन स्पिरिट सेक्ट का ये वाला टेक्निक था, धर्मा फोर्स को कंट्रोल करना बहुत सही था। बाकी चीज़ों में वो लोग खराब थे, ये जो सेक्ट वाले थे। ज़ू को तो वैसे भी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुका था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ना डिटेल्ड में नहीं थी। वो बोलता हाँ मास्टर, यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड भी चीज़ें पूरी नहीं है। और काफ़ी खुश होते हैं ज़ू से कि इस बंदे के अंदर ना जो ज्ञान की बहुत चाह है, एक प्यार है। और यहाँ से फिर ये ज़ू को लेकर के निकल जाते हैं। और ज़ू पूछता क्या आप मुझे वो मैजिकल टेक्निक सिखा सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। मास्टर 7 तो और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं देखो तुम्हारा अभी कल्टीवेशन बेस ज़्यादा ऊंचा नहीं, मैं तुम्हें वो नासेंट सोल टेक्निक जब तुम पहुंच जाओगे तो सिखा दूंगा। ऐसा टेक्निक कि जिससे आप नॉलेज बहुत फास्ट एक्वायर कर सकते हो उसका। वो बोलते हैं मैं अलग अलग सेक्ट इसलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके तुम्हारे लिए टेक्निक बनाऊँ। ज़ू भी हमें समझाता है। फिर वो मास्टर 7 को आगे फॉलो करता है और वो बोलते हैं देखो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन जहाँ से तुम सीखते हो वहाँ रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तो इस सेट की तरफ ये रेस्पेक्ट दिखाते हैं। अगर हम फ्यूचर में दुश्मन भी बनेंगे तो एक समझ के साथ मारने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी। और इस सेट को मास्टर 7 पे रेस्पेक्ट दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये यहाँ पर आए भी थे तो भी किसी को पता नहीं चला था और जब गए तो भी किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद धर्मस्के को लेकर ये किसी और सेक्ट पहुँचते हैं और यहाँ के भी स्क्रिप्चर पवेलियन में ज़ू को ले जाते हैं। ज़ू भी यहाँ पर स्टडी करता है और मास्टर भी। फिर ये उसके बाद सुप्रीम आर्बिट्रेशन जो सैल्वेशन माउंटेन था उस तरफ निकल जाते और एक एक करके सेक्ट में रुकते रहते थे। 47वां सेक्ट था और यहाँ पर भी मास्टर 7 रुकते हैं और देखते हैं कि ज़ू एकदम स्टडी में लगा हुआ है। और वो समझते थे कि हमारे जैसे लोगों के लिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो फोर्थ सिबलिंग। जब मैंने थर्ड सिबलिंग को ऐसे एक ट्रिप पर ले गया था तो मुझे समझ में आया उसको पढ़ने वढ़ने की इच्छा नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई भी सेम है, वो बस हर एक खजानों का रिकॉर्ड रखता है। एकमात्र तुम हो जो मेरे जैसे हो। शोकिंग लेकिन तारीफों से रिएक्ट नहीं करता था, बस हम्बल हो जाता है। और ज़ू इस दौरान बोलता मास्टर कोई आप ऐसा सेक्ट जानते हो पूरे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में जो कि जहर के डाउन में महारत हासिल किया हुआ हो। मुझे उनसे चीज़ें रिलेटेड चीज़ों में स्टडी करनी है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।